अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़ और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में एक तेल के टैंकर पर किया गया हमला, हौसी बागियों पर जाहिर किया गया शक। हमले में करिश्माती तौर पर जहाज पर मौजूद 22 अरकान रहे महफूज। रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर लगा दी पाबंदी। तुर्क सदर अर्दवान ने जवाबी कार्रवाई का दिया इशारा, नाटो से अमेरिकी पाबंदियों की मुखालिफत करने का किया मुतालबा। इसराइल के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रही फलस्तीनी तंजीमों को लगा झटका। फलस्तीन में बरसर इख्तिदार महमूद अब्बास की पार्टी फतह ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का लिया फैसला। फिर आम आदमी की जेब को लगा महंगाई का झटका। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई इजाफा नहीं। अपोजिशन के शदीद मुतालबे को मोदी सरकार ने कर दिया मुस्तरद। नहीं होगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन। उर्मिला मातोंडकर ने कहा, इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ खुल गया सिवाय पार्लियामेंट के। और किसान लीडर राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस पर लगाया किसानों को परेशान करने का इल्जाम। कहा, जाम कर देंगे पूरी दिल्ली, पुलिस स्टेशन में बांधे जाएंगे जानवर। और अब पेश खबरों की तफसील। जिद्दा में सऊदी अरब की बंदरगाह के एक तेल के टैंकर में धमाके से आग लग गई। सिंगापुर का BW रहायन बहरी जहाज जिद्दा के साहिल पर लंगर अंदाज था जब उस पर हमला हुआ, जिससे बहरी जहाज में आग लग गई। खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद हमले के 22 अरकान महफूज रहे, ताहम अभी तक ये मालूम ना हो सका कि जहाज पर हमले की नुयत क्या थी। कंपनी का कहना है कि धमाके के बाद आग लगने से बहरी जहाज से तेल का रिसाव शुरू हो गया है। इससे पहले भी यमन के हौसी बागियों की जानिब से इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। दूसरी जानिब अरब ममालिक ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री और उसके सदर समेत 3 दिगर ओहदेदारों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने इस सिलसिले में अलग से कहा कि अमेरिका ने रूस से ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदने और रूस के अहम हथियारों को इंपोर्ट करने वाले यूनिट रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ एक अहम लेन देन में जानबूझकर उलझने के लिए तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पर पाबंदी लगा दी है। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि उन्हें नेटो इत्तेहादियों से पाबंदियों नहीं बल्कि मदद की तवक्को करनी चाहिए। तुर्की के सदर ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने के अमेरिकी और यूरोपीय इक़दामात पर नाराज़गी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि नेटो पाबंदियां आयद करने की हिमायत नहीं करेगा। एर्दोआन ने जोर देकर कहा कि तुर्की पर पाबंदियों से हम अपने डिफेंस से गाफिल नहीं रह सकते। मुमकिन पाबंदियों के पेश नज़र तुर्क सदर ने अवाम से मुतालबा किया कि वो अपनी बचत तुर्क लेरा में ट्रांसफ़र करें। इसके अलावा एर्दोआन ने अमेरिका पर भी जवाबी कार्रवाई का इशारा दिया है। तुर्की अपना 5th जनरेशन सैटेलाइट इस महीने यानी दिसंबर के आखिर तक स्पेस में भेजेगा। यह सैटेलाइट अमेरिकी कंपनी एयरबस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। तुर्की और एयरबस के दरमियान 9 नवंबर 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत एयरबस तुर्की के लिए 2 सैटेलाइट तैयार करेगी। एयरबस के स्पेस सिस्टम के हेड जेन मार्क नसर ने बताया कि तुर्क सेट 5A स्पेस में भेजने के बाद तुर्की ज़मीन के ऑर्बिट में अपने हुकूक की मिल्कियत हासिल कर लेगा। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट की तैयारी का काम मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर के आखिर तक सैटेलाइट ज़मीन के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। फ़लस्तीनी तंजीम फतह ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद मुख्तलिफ फ़लस्तीनी तंजीमों के इत्तेहाद में बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन की मुख्तलिफ तंजीमों के इत्तेहाद की तमाम कोशिशें बेकार हो गई हैं, क्योंकि फ़लस्तीन की फतह पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अर्से से फ़लस्तीन की मुख्तलिफ तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और
ان کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی جو کوششیں جاری تھیں ان میں اب ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے مزید کہا کہ حماس اب بھی مختلف تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی تاکہ تمام جماعتیں مشترکہ طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے بتایا ہے کہ ایک اسرائیلی ٹینک نے ٹریننگ کے دوران حادثاتی طور پر غزہ پٹی پر حملہ کر دیا۔ IDF نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ فوجی مشق کے دوران ایک ٹینک کی جانب سے غیر ارادتاً غزہ پٹی کو نشانہ بنانے کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ اسرائیل کی جانب سے کسی نہ کسی بہانے سے غزہ پر حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ غزہ پٹی سے اسرائیل پر میزائل داغنے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ نارتھ افغانستان میں طالبان کے حملے میں کم از کم 10 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ افغان حکام کے مطابق یہ ہلاکتیں شمالی صوبہ قندوز کے ضلع امام صاحب میں ہونے والے طالبان کے ایک حملے میں ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 8 پولیس افسران اور 2 فوجی سپاہی شامل تھے، تاہم زخمیوں کی تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ 2 مہینوں سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں، لیکن پرتشدد واقعات کا سلسلہ بھی ہنوز جاری ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔